नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रॉप डार्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, राया हेरिटेज, आगरा अर्बन, इस जगह पर रियल इस्टेट सेगमेंट में वर्क करते हैं। आज हम एक इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेके आएंगे। काफ़ी कॉल्स हमारे पास RPS 09/2025 को लेकर आ रही थी कि कपिल जी डिटेल में वीडियो दो, हम अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या त्रुटि है, कैसे कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, कैसे कैसे हम ड्रॉ में शामिल होंगे। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरह की क्वेरियां हमें कस्टमर से रिसीव हो रही थी हमारे ऑन कॉल। तो हमने सोचा कि आपको एक डिटेल वीडियो हम देते हैं RPS 09 को लेके। RPS 09/2025 ये यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 18 के अंदर 9B पॉकेट आई है। एक हर साल 1 से 2 स्कीम ईडा अथॉरिटी की आती हैं, उसी में ये अभी RPS 09/2025, 09 मतलब स्कीम का नंबर है और 2025 ईयर ऑफ 2025 के अंदर आई है, तो 2025 ईयर है। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में क्या डेट फिक्स की गई हैं और कैसे कैसे ड्रॉ होगा, सारी हम डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आपको वीडियो पूरी देखनी है, रीज़न कि आप भविष्य में भी कभी फॉर्म फिल करेंगे तो सेम चीज़ें ही आपको कंटिन्यू करनी होंगी। आपको बार बार नई नई विज्ञप्ति पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार कुछ कंडीशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक्स होते हैं वो सभी स्कीम के अंदर बेसिक्स चीज़ें सब क्लियर होती हैं, एक जैसी ही बेसिक्स चीज़ें होती हैं। ड्रॉ कब होगा, स्कीम कब आई, कितने प्लॉट आए, कैसे भर सकते हैं, कितना कोटा होता है, कौन से कोटे में कैसे कैसे प्लॉट का अलॉटमेंट होता है, वो सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो आप एक ही बार अगर इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूँगा। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे एक एक चीज़ पे। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप स्किप करते हैं तो आप परिवार के किसी सदस्य को, जिसके पास थोड़ा टाइम हो, उसको आप वीडियो को भेज दें कि आप देख लो इसमें क्या डिटेल है, फिर हम फॉर्म फिल कर लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बताएं आपको RPS 09/2025 जो आई है, इसमें इन्होंने जो डेट फिक्स की है आपका 21/4/2025 को ओपन हुई है स्कीम। 21/4/2025 को स्कीम में आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आप 21 अप्रैल 2025 से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 21/5/2025 तक का। 1 महीने के अंदर आप पूरा फॉर्म की फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अथॉरिटी, जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, फिर फॉर्म सबमिट के बाद अथॉरिटी आपसे 40 से 50 दिन का टाइम लेती है। इस वजह से अथॉरिटी ने 11 तारीख का टाइम दिया है। 11/7/2025 को अथॉरिटी ड्रॉ करेगी। जितने भी फॉर्म उनके पास सेलेक्ट हुए, सब फॉर्म ठीक ठाक हैं, किसी के अंदर कोई त्रुटि नहीं है। जिसके अंदर त्रुटि होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, जिसके अंदर त्रुटि नहीं है उसको ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। तो इन्होंने जो ड्रॉ डेट रखी है वो आपका 11/7/2025 मतलब 11 जुलाई 2025 को ड्रॉ होगा RPS 09/2025 का। अब हम बात करें इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो इसका जो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप रेरा की साइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कीम आई है ये रेरा नंबर आने के बाद आई है या रेरा नंबर से पहले आई है। अगर आप देखेंगे तो आप रेरा की साइट पे जाएं और वहाँ उसका रेरा नंबर डालें, UP रेरा PRJ 103634/4/2025। हम इस रेरा नंबर को वीडियो में स्लैश भी कर देंगे, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और स्कीम कोड आप डाल लें RPS 09/2025। अब हम आपको बताते हैं डिटेल ऑफ द स्कीम एंड लोकेशन। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो डिटेल में स्कीम की हम आपको डिटेल देते हैं और कहाँ एप्लीकेशन आई है वो बताते हैं। एप्लीकेशन आई है यमुना एक्सप्रेसवे में ईडा अथॉरिटी के थ्रू, सेक्टर 18 के अंदर पॉकेट 9B इन्होंने बनाया है। पॉकेट 9B के अंदर एप्लीकेशन आई है। जब भविष्य में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका लेआउट भी जारी कर देंगे। उस लेआउट में आप देख भी सकते हैं कि ये प्लॉट्स किस तरीके से हैं, कहाँ कहाँ ये प्लॉट लगे हैं, मास्टर प्लान के अंदर कहाँ है, मास्टर प्लान के साथ ऐड ऑन करके भी हम शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं जो प्लॉट का जो साइज है,
वो साइज किस साइज के प्लॉट आए हैं। तो साथियों, जैसे पुरानी कुछ वीडियो आपने हमारी देखी होंगी, पुरानी स्कीम की वीडियो, हम जैसे हमारे भाई यूट्यूबर जो हैं सबकी वीडियो आपने देखी होंगी, वहाँ पर आपने डिफरेंट साइज स्कीम के अंदर आते थे। लेकिन इसमें ये बदलाव है, अब की बार जो RPS 09 आई है इसके अंदर एक ही साइज है, केवल 200 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मीटर का साइज है और डायमेंशन है 10 बाई 20 की, 10 मीटर फ्रंट है और 20 मीटर डेप्थ है। तो ये प्लॉट साइज होगा। ये एक 200 मीटर का साइज एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आप जब भी मकान बनाते हैं तो 200 मीटर के साइज में बहुत अच्छा आपका स्पेस निकल के आता है और प्रॉपर आपको स्पेस भी मिलता है। तो 10 बाई 20 का मतलब 1/2 का प्लॉट आपको देखने को मिलेगा साइट पे। तो 200 स्क्वायर मीटर का इन्होंने साइज, मात्र एक ही साइज निकाला है। अब हम बात करें नंबर ऑफ प्लॉट की, तो नंबर ऑफ प्लॉट 276 प्लॉट ये लेके आए हैं, 276, 100% में 276 प्लॉट हैं। अब हम बात करते हैं इसमें किस कैटेगरी के अंदर कितने प्लॉट्स हैं। देखिए, इसके अंदर जो फार्मर कैटेगरी है, फार्मर कैटेगरी के अंदर कोटा होता है 17.5% का। जो भी फार्मर्स यहाँ पर जिनकी लैंड एक्विजिशन में गई है, किसी की लैंड पे कोई केस नहीं चल रहा है, वहाँ एक शपथ पत्र बनता है, उसके उस कोटे के लिए वो शपथ पत्र अपना नक्शा 11 के हिसाब से आप बनवा सकते हैं। जो जिन किसान भाइयों की ज़मीन इस अथॉरिटी ने एक्वायर की है उनको 17.5% का कोटा है। तो हम कैलकुलेट करें, जैसे 276 प्लॉट हमारे टोटल हैं और 17.5% कोटे में 48 प्लॉट फार्मर को जाएंगे। तो आप इस 276 के अंदर से 48 को आप अलग कर दें, बिल्कुल ये फार्मर कोटे में जाएंगे। अब बात करते हैं हम फंक्शनल इंडस्ट्री यूनिट कैटेगरी कितने परसेंट है। जिन लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्री का अलॉटमेंट किया है या जिनको अलॉट हुए प्लॉट या जिसने रीसेल में लेके इंडस्ट्री लगाई है, उनको अलॉटमेंट के बाद जो फंक्शनल प्रक्रिया होती है, फंक्शनल के बाद अगर किसी की फैक्ट्री वहाँ चल रही है आज की डेट में, तो उस केस में उनको आपका जो कोटा दिया है वो 5% का। 5% के अंदर अगर हम देखें तो 276 में से 14 प्लॉट 5% में फंक्शनल इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए चले जाते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी। अब जो बचे हुए हमारे शेष प्लॉट हैं वो कितने हैं। शेष प्लॉट 214 प्लॉट हमारे पास शेष बचते हैं जो कि सामान्य कैटेगरी में। अब इसमें भी हम ओवरऑल का एक आपको रेशियो बताएंगे। ओवरऑल में पहले हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जो देना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट दोनों, मतलब अगर आप किसी अदर्स कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% अमाउंट देना है, 7 लाख रुपए। और अगर आप SC या ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 5% अमाउंट देना है टोटल वैल्यू का एज ए रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको 3.5 लाख रुपए देने हैं एज ए रजिस्ट्रेशन। और अगर आप अदर्स में नहीं आते हैं तो SC ST में आते हैं तो 3.5, अदर्स में आते हैं तो आपको 10% देना है। ये बात हो गई हमारी आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट की, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स आए हैं। अब हम बात करते हैं जो PLC प्लॉट्स होंगे उसमें क्या कैटेगरी है, कैसे है। सपोज दैट ये 276 प्लॉट हैं। अगर 276 प्लॉट में आपका प्लॉट निकल आता है कॉर्नर, तो कॉर्नर मतलब आपका PLC प्लॉट है। PLC प्लॉट में मतलब प्रीमियम लोकेशन चार्ज जमा होता है, उसको 5% आपको देना है। अगर आपका पार्क फेसिंग है तो भी आपको 5% देना है, ग्रीन बेल्ट है तो भी आपको 5% देना है। मतलब आपका कॉर्नर हो, पार्क हो, ग्रीन बेल्ट हो, आपको 5% देना है। सपोज करो आपका कोई 18 मीटर रोड पे प्लॉट है तो भी आपको 5% देना है। सपोज करो आपका 24 मीटर है तो भी आपको 5% और ऐड ऑन देना है उसके ऊपर। मतलब टोटल वैल्यू अगर आपकी बैठती है 70 लाख प्लॉट की, तो 70 लाख के ऊपर आपको 5% अमाउंट 3.5 लाख रुपए और देना है। तो वो प्लॉट आपको पड़ेगा 73,50,000 रुपए का। हम आपको एकदम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको भविष्य में इन क्लोजों के बारे में किसी से पूछने की, जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर किसी प्लॉट में 2 लोकेशन है, जैसे कॉर्नर भी है, पार्क भी है, तो आपको 10% अमाउंट देना है। सपोज करो किसी प्लॉट के अंदर कॉर्नर, पार्क, सामने 45 मीटर रोड है तो आपको 15% देना है। और आपके प्लॉट में अगर 4 लोकेशन आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल
कि भाई कॉर्नर पार्क 24 मीटर या ग्रीन बेल्ट सब कुछ है, XYZ एक ही प्लॉट के अंदर सब कुछ है, और आपकी कैलकुलेशन बनती है 20%, तो उस केस में आपको 15% देना है। मैक्सिमम आपकी कितनी भी लोकेशन हो एक ही प्लॉट के अंदर आपको देना फिर 15% है, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं देना है। तो ये आपकी बात हो गई पीएलसी की किस तरीके की क्लोज है। अब हम थोड़ा सा जो कैटेगरी, अभी मैं रिजर्व कैटेगरी के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा डीपली, उसको आप समझने की कोशिश करना। जो रिजर्व कैटेगरी है, सबसे पहले जो फार्मर यहाँ पर लैंड को एक्विजिशन में दिए हैं उनको 17.5% का कोटा है। जो फंक्शनल इंडस्ट्री यूनिट हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, उनका 5% का कोटा है। तो यहाँ तक हमने जो बताया वो आपको हमने डिटेल में बता दिया कि आप 17.5% आपको देना है प्लॉट फार्मर कोटे में, और 5% प्लॉट बचते हैं वो फंक्शनल इंडस्ट्री के लिए हैं। अब यहाँ से आगे 1 बाय 1 चलते हैं हम। जितने भी टोटल प्लॉट्स हैं, आउट ऑफ द प्लॉट रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल फंक्शनल यूनिट एस्टेब्लिशमेंट एंड फार्मर हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड 21% एंड 2 प्लॉट्स विल बी रिजर्व SC/ST एप्लीकेंट। उसमें से जितने भी प्लॉट हैं उसमें 2 प्लॉट SC/ST के लिए रिजर्व में। फार्मर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे अदर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, कुछ लोग ऐसे SC/ST कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनके लिए 2% आपका बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब प्रीमियम ऑफ प्लॉट की हम बात करें। जो प्रीमियम ऑफ प्लॉट है, द रेट ऑफ द लैंड इज इन रेजिडेंशियल प्लॉट अंडर दिस स्कीम, मतलब रेट क्या है इस योजना के अंतर्गत। जो रेट है वो 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। अगर आप जाते हैं इस साइज में फॉर्म फिल करने के लिए तो 1 मीटर की जो कैलकुलेशन होगी ये 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से कैलकुलेशन होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि in case the rates are increased by the authority before the allotment letter is issued, the applicant will have to pay the increased rate। यदि आप, इसका कहने का मतलब यह है यदि आवंटन पत्र जारी होने से पहले दरें बढ़ती हैं तो आवेदक को उन दरों का मतलब बढ़े हुए दरों के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, अगर दर बढ़ती हैं तो। और अगर सपोज करो सेम रेट रहता है तो आवेदक को 35,000 रुपये के हिसाब से भी देना पड़ेगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रिवाइज रेट शैल बी पेबल बाय द अथॉरिटी मेक्स एनी रिवीजन चेंज इन द रेट ऑफ रेजिडेंशियल अलॉटमेंट एक्विजिशन कॉस्ट कंपेंसेशन एक्स कैटेगरी इंक्रीज बाय द कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट बाय अथॉरिटी, देन अलॉटी शैल बियर द इंक्रीज कॉस्ट एक्विजिशन। न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा मुआवजा क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि होने पर वह राशि आवंटित द्वारा वहन की जाएगी। अगर कोई कोर्ट के द्वारा आदेश आता है, कोर्ट ये कहती है कि जी किसानों को और पैसा बढ़ा के देना है, 2 साल बाद बोले, 3 साल बाद बोले, 4 साल बाद बोले, वो पैसा आपको बढ़ा के फिर देना पड़ेगा। 35,000 का रेट आज का है, अगर कोई ऐसा कोर्ट के द्वारा आदेश आता है उस लैंड पैच के किसानों को कुछ पैसा बढ़ा के देना है तो वो पैसा एलओटी के ऊपर ही आएगा भविष्य में। इसलिए इस चीज के लिए आपको बी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं भुगतान का तरीका। यदि ऑल पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी, मतलब इनका कहने का मतलब है सभी भुगतान प्राधिकरण की यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट के माध्यम से होंगे और माध्यम से होंगे। ऑफलाइन भुगतान कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जितने भी फॉर्म फिल होते थे कुछ पेमेंट्स अकाउंट में कर दिया करते थे, जाके आरटीजीएस वगैरह करते थे, लेकिन अभी सारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। आपको फॉर्म ओपन करने के बाद, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहीं से पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर्म लेते टाइम भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आवंटन की प्रक्रिया, मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है। अलॉटमेंट प्रोसेस में द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर। जो ड्रॉ होना है वो आपका, जो अलॉटमेंट होना है सॉरी, वो ड्रॉ के माध्यम से होना है। मतलब जो भी हमारा भूखंड संख्या का आवंटी की जो प्रणाली है वो लॉटरी प्रणाली है, मतलब लॉटरी के माध्यम से ही आपको आवंटन किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें क्या है, इन्होंने दिया ड्रॉ शैल बी अंडरटेकन फॉर ईच कैटेगरी सेपरेटली। इनका मतलब प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग लॉटरी निकाली जाएगी। जो भी श्रेणी है उनमें, जैसे आपका किसान की श्रेणी है उसमें अलग लॉटरी निकलेगी। अगर आप किसी
इन फंक्शनल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो उसमें अलग लॉटरी सिस्टम है, और आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं उसमें अलग लॉटरी सिस्टम है, आप हैंडीकैप में आते हैं उसमें अलग। किसी का भी कंबाइंड लॉटरी नहीं निकाली जाएगी, सबको सेपरेट सेपरेट ड्रॉ में डाला जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ प्लॉट्स एक साथ ही रहेंगे, उसमें 4 प्लॉट 5 प्लॉट डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो पर्ची आएगी वो आपका उसी प्लॉट के साथ अलॉट हो जाएगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इनका एडजस्टमेंट एंड रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। मतलब जो अमाउंट हम अभी एज ए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं उसका क्या एडजस्टमेंट है या वो कैसे रिफंड होगा। तो सबसे पहला क्लोज है, इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल पेबल प्रीमियम ऑफ द प्लॉट। सफल आवेदकों के लिए, इनका कहने का मतलब है सफल आवेदकों के लिए पंजीकरण राशि भूखंड की कुल प्रीमियम राशि में समायोजित की जाएगी। अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो वो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा, वो पैसा आपका 10% अमाउंट आपका आपके टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट में से माइनस होके आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है, इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी रिफंडेड without any interest if period of deposit of such registration money with the authority less than 1 year from the date of draw. However, if the period of deposit is more than 1 year, simple interest rate of saving account SBI shall be paid to be paid deposit exceeding 1 year. इनका कहने का मतलब है अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं, आपका प्लॉट नहीं निकलता है, तो उस केस में आपको वो अमाउंट हम ड्रॉ के 1 साल के अंदर रिफंड करेंगे। लेकिन साथियों इस चीज को लेके आपको पॉइंट आउट नहीं करना है, हमेशा से यमुना प्राधिकरण ड्रॉ के विद इन वीक पूरा अमाउंट रिफंड कर देती है, इसीलिए इसके पास लॉट्स ऑफ अलॉटी आके फॉर्म फिल करते हैं। तो आप ये जो 1 साल की क्लॉज है, इस क्लॉज में इनका कहने का मतलब है कि हम कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं देंगे 1 साल तक, और अगर 1 साल के बाद हम वापसी करते हैं तो जो हमारा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वही हम सामान्य इंटरेस्ट आपको देंगे। लेकिन ना कोई 1 साल की बात हो रही है, ना कोई 2 साल की बात हो रही है, आपको ड्रॉ के 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा स्वयं आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया यमुना प्राधिकरण की पिछली कुछ स्कीमों में होती आई है, उसी के बिहाफ पे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आपका पैसा, आपसे कोई अकाउंट नंबर भी बाद में नहीं लिया जाएगा। अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म फिलिंग के दौरान ही आप अकाउंट डिटेल भी डालेंगे कि ये अकाउंट हमारे अमाउंट को रिफंड करने के लिए है, अगर सपोज करो हमारा प्लॉट नहीं निकलता है तो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन की क्या प्रक्रिया है। पेमेंट ऑप्शन मतलब 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी to be paid within 60 days from the date of issue of allotment letter and GST additional if applicable। जो पेमेंट ऑप्शन है, पहले क्या होता था, 3 पेमेंट ऑप्शन होते, पेमेंट ऑप्शन 1, पेमेंट ऑप्शन 2, पेमेंट ऑप्शन 3। लेकिन पिछली कुछ स्कीमों में इतने सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं कि जो पेमेंट ऑप्शन 1 है उसी में भी नंबर ऑफ प्लॉटों के मतलब 2000 4000 गुने 5000 गुने लोग उसमें आ जाते हैं, तो फिर वो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को देते हैं। इस बार इन्होंने बोला है पेमेंट ऑप्शन मात्र एक ही है, 100% पेमेंट आपको 60 दिन के अंदर करनी है। जैसे ही आपका अलॉट होता है प्लॉट, अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद आपको 60 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो प्लॉट निकलेगा, निकलने के बाद आपके प्लॉट के लिए आपको कोई 2 साल 10 साल 4 साल नहीं मिलेंगे, आपको उस प्लॉट की पेमेंट 60 दिन के अंदर करनी है। पेमेंट मोड कुछ भी हो सकता है, आप सेल्फ फंडिंग से करें, आप किसी बैंक से लोन लें, वो डिपेंड है कि आप कैसा चाहते हैं। बाकी अथॉरिटी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, अथॉरिटी आपसे लोन भी ले लेगी और अथॉरिटी आपको क्या बोलते हैं सेल्फ फंडिंग भी ले लेगी। अथॉरिटी को 60 दिन के अंदर पैसा चाहिए अपना। अगर 60 दिन के अंदर पैसा नहीं देते हैं आप, तो उसके आगे क्या क्लोज होंगी वो हम आपको बता देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जैसे आपका प्लॉट निकल जाएगा, आप पैसे पूरे दे देंगे, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें है पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट। नंबर 1, अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट टू अलॉटी शैल बी डन ऑन लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 90 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लीज डीड।
जिस दिन आपकी लीज डीड होगी, जब प्लॉट आपको मौके पे मिल जाएगा, मिलने के बाद जब आपकी लीज डीड होगी, तो लीज डीड के बाद 90 साल का पीरियड होता है प्लॉट का, क्योंकि ये पूरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ये पूरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ये कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें इसलिए लीज रेंट जमा होता है, लीज रेंट जमा होता है, वो आपका एक वन टाइम जाता है, लेकिन 90 साल की उसकी मियाद होती है। वो लीज रेंट आपका 90 साल तक काम करता है, और इसी बीच, इसी मध्यांतर ये प्रॉपर्टी 40 साल 50 साल बाद जब मौका पे अच्छे से डेवलप हो जाता है तो फ्री होल्ड की सिचुएशन में आ जाती है आरडब्ल्यूए बनने के बाद। तो अभी जो फिलहाल में आपका ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी 90 साल के लिए। जैसे आप 2025 में अभी खरीद रहे हैं, तो 25 के बाद 75 साल तो आपकी ये हो गई, उसके बाद फिर आपको 15 साल आपको आगे और मिलेंगे। उसके बाद लीज रिन्यूअल भी आप करा सकते हैं अगर इन्होंने फ्री होल्ड नहीं करा। आपको सभी पॉइंटों का पता होना चाहिए कि भविष्य 100 साल बाद, 90 साल बाद क्या होगा। सपोज करो 90 साल 100 साल बाद आपका वो प्लॉट लीज, मतलब ये फ्री होल्ड नहीं करता है, तो उसमें लीज का रिन्यूअल हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं कि लीज रेंट किस मानक के हिसाब से जाता है। मतलब जैसे इन 90 साल का जो लीज रेंट जाएगा वो किस मानक के हिसाब से जाता है। तो लीज रेंट इनका जो जाता है, जैसे आज आपकी 35,000 रुपये स्क्वायर मीटर प्लॉट की वैल्यू है, तो आपके प्लॉट की जो कॉस्ट बनती है वो 70 लाख रुपए बनती है एक 200 मीटर के प्लॉट की। अब इसमें जैसे लीज रेंट जो जाता है वो 10% जाता है, तो 10% लीज रेंट आपका 7 लाख रुपए आपका लीज रेंट जाएगा। ये आपका 90 साल के लिए वन टाइम जाएगा। सपोज करो 90 साल बाद लीज का रिन्यूअल होना है, तो उस केस में फिर उस टाइम प्राधिकरण की क्या मानक होगी वो डिपेंड करता है उस टाइम के हिसाब से। अभी हमने आपको फिलहाल का बता दिया, फिलहाल की ये सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट। सपोज करो जैसे आपका प्लॉट कोई 200 मीटर का है, और वो 200 मीटर का प्लॉट 10 मीटर बढ़ गया, या 10 मीटर घट गया, या 50 मीटर बढ़ गया, या 50 मीटर घट गया, तो उस केस में किस तरह की क्लोज होती हैं। जब आपका प्लॉट 200 मीटर का लॉट होता है, और जब प्लॉट का आप कब्जे लेने जाते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं, तो मौके की जो पैमाइश होती है, मौके की पैमाइश के हिसाब से प्लॉट मानते हैं आपका 50 मीटर बढ़ गया है। उस केस में वहाँ पे उस टाइम पे 5 साल बाद जब आपको कब्जा मिलता है, 4 साल बाद कब्जा मिलता है, उस केस में उस प्राधिकरण का जो वहाँ पर सर्कल रेट चल रहा होता है या जो अलॉटमेंट रेट होता है, आज की कंडीशन में सर्कल रेट प्लस अलॉटमेंट रेट दोनों ही सेम है। तो जो सर्कल रेट उस टाइम पे वहाँ चल रहा होता है, जैसे सपोज करो आज 200 मीटर के लिए तो आपने 70 लाख पे कर दिया, लेकिन 200 मीटर के बाद आपका क्या बोलते हैं, वो प्लॉट बढ़ गया आपका 50 मीटर, तो वो 50 मीटर जो प्लॉट आपका बढ़ा, तो उस टाइम पे 35 की जगह अगर 40,000 रुपये मीटर होगा, तो 40,000 रुपये मीटर के हिसाब से आपको आगे की बकाया राशि बढ़े हुए प्लॉट की देनी है आपको 40 के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है उस टाइम जो रेट होगा उसके हिसाब से बढ़ेगा। अगर सपोज करो घटता है, प्लॉट घट जाता है, तो अथॉरिटी आपको जिस हिसाब से आपने पैसे दिए हैं उसी हिसाब से वापस करेगी। अथॉरिटी आपको उस टाइम के सर्कल रेट के हिसाब से पैसे नहीं देगी, आपको जिस हिसाब से आपने पैसे दिए हैं उसी हिसाब से पैसे आपको रिटर्न कर देगी, बट लेगी आपसे उस टाइम के सर्कल रेट के हिसाब से। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आवंटन, कब्जा, निर्माण और उपविभाजन, मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एंड सब डिवीजन, इस पर हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड द नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट मे बी इंक्रीज, रिड्यूस्ड एंड डिक्रीशन ऑफ द अथॉरिटी। इसका मतलब है भूमि की उपलब्धता के अनुसार भूखंडों की संख्या में वृद्धि या कमी प्राधिकरण के विवेक पर की जा सकती है। अगर भूमि ज़्यादा निकल आती है तो भूखंड बढ़ाए भी जा सकते हैं। मतलब अभी जैसे 276 प्लॉट है, अगर मानो और 100 प्लॉटों की भूमि उस एरिया में निकल आती है, इसी स्कीम में बढ़ा देगी, और 50 प्लॉट निकल आते हैं कहीं, उनको भी इसी स्कीम में बढ़ा देगी। तो अथॉरिटी के विवेक के हिसाब से बढ़ा सकती है अथॉरिटी, और अगर भूमि प्लॉट कम निकलते हैं तो घटा भी सकती है। अगर भूमि वो कम निकलती है पैमाइश के बाद, तो अथॉरिटी प्लॉट घटा भी सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस योजना में भूखंडों का आवंटन मैनुअल लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। अनुमानित ड्रॉ की तिथि अनुमानित है 11/7/2025। जो भूखंड होगा, जो ड्रॉ होगा, ड्रॉ के हिसाब से अलॉटमेंट जारी किया जाएगा और एक अनुमानित तारीख जो है वो 11 जुलाई 2025 है। तो मतलब आप मानो ये जो पैसे आप आज देने जा रहे हैं या इस महीने के लास्ट तक देंगे या 21 मई तक आप देंगे, वो पैसे आपके इस ड्रॉ तक, आपका 11/7/2025 तक वो पैसे आपके लगे रहेंगे, इवन उसके एक हफ्ते बाद तक भी लगे रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सफल आवेदक होंगे, ड्रॉ होने के बाद जो सफल आवेदक होंगे, ड्रॉ की तिथि के 30 दिन के अंदर उनको एक अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। मतलब डाक द्वारा एक जो अलॉटमेंट, आवंटन बोलते हैं उसको, आवंटन पत्र उनके घर पर पहुंच जाएगा डाक द्वारा। ये आपका जैसे ही जिस डेट में हमारा ड्रॉ होगा, ड्रॉ के आपके 30 दिन के अंदर भारतीय डाक के माध्यम से वो पत्र उनके घर पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो नेक्स्ट इनका जो पॉइंट है, विकास कार्य पूर्ण होने के लगभग 5 वर्षों के बाद भूखंड पर कब्जा दिया जाएगा। कब्जा केवल आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार धनराशि जमा करने के बाद ही मिलेगा। आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है इस डेट में, इस डेट के बाद 5 साल का टाइम प्राधिकरण उसको विकास कार्य के लिए लेती है। विकास कार्य होने के बाद आपको एक चेकलिस्ट जारी करती है कि हमने आपका प्लॉट अब मौके पे तैयार कर दिया है, आप इसका लीज प्लान हम आपको भेज रहे हैं, चेकलिस्ट भेज रहे हैं, आप इसकी लीज डीड करा के अपने प्लॉट का कब्जा ले लो। लेकिन 5 साल तक आप प्राधिकरण को अप्रोच नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। पहले ही इसी विज्ञप्ति के हिसाब से प्राधिकरण आपको कंडीशन के अंदर बांध के चल रहा है कि आपका प्लॉट मैं 5 साल के अंदर दूंगा। उसके लिए आप मेरे को फोर्सफुली नहीं बोलेंगे कि आप रेरा जाएं या आप कोर्ट जाएं, जो भी काम आपको करना है वो 5 साल के बाद आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आवंटी को पट्टा व भवन उपविधियों के अनुसार नक्शा स्वीकृत करवाकर निर्माण कराना होगा। देखिए, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के तुरंत बाद आप अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ 2 रूम बना दो, ऊपर 2 रूम बना दो, उसके ऊपर 2 रूम बना दो, आगे डाइनिंग रूम बना दो, वो आपकी कॉल है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जैसे 200 मीटर का प्लॉट है, तो 200 मीटर के प्लॉट में एक मानक के हिसाब से आपको 25% एरिया खाली छोड़ना पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो कवर एरिया है वो 75% करना होगा। उस 75% को आपको नक्शे को प्राधिकरण से पास कराना होगा, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो यही कंडीशन है कि जो मकान, जो प्लॉट आपको अलॉट होगा, वो उसका नक्शा प्राधिकरण से आपको तैयार कराना पड़ेगा। बिना तैयार कराए, बिना नक्शा पास कराए आप वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है, द लीजी अलॉटी सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिवाइड द अलॉटेड प्लॉट एमलगमेंट इट विद एनी अदर प्लॉट। देखिए, जो प्लॉट है 200 मीटर का, आप उसके डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसके विभाजन नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है इस क्लोज का, जो पट्टाधारी है, जो आवंटी है, वो आवंटित भूखंड को का विभाजन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता है कि मैं इसको 100 मीटर में, 200 मीटर को प्लॉट को 100 में डिवाइड कर लूं। ऐसा प्राधिकरण के बायलॉज के अंदर नहीं आता। जैसे आप फ्री होल्ड में 200 मीटर के प्लॉट, 200 गज के प्लॉट को 100 गज करके आप सेल भी कर देते हैं, अपने किसी भाई को दे देते हैं, खुद 2 मकान बना लेते हैं, ऐसा इसके बायलॉज के अंदर नहीं आता है। अगर आपको 200 मीटर का प्लॉट दिया गया है तो आप 200 मीटर के प्लॉट में ही आप नक्शा बनवा के और 200 मीटर के नक्शे को आप प्राधिकरण में डालेंगे। भविष्य में अगर आप उसको सेल करेंगे तो आप 200 मीटर प्लॉट को ही सेल करोगे, उसमें कोई विभाजन का पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना। ये जो कॉमन क्लोज हैं ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो आप इन क्लोज को अपने उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहें कि जब भी प्राधिकरण की स्कीम आएगी उनमें ये सामान्य क्लोज एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज या कोई फेरबदल
नहीं होता है। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखिए, एलओटी और फैमिली मेंबर शुड नॉट already have a residential plot flat allotted by IDA. Any existing plot allotted earlier by IDA shall any applicant, if it is successful in the present draw or applies for the present scheme, authority will allot flat plot to one family once the keep the flats plot as it return it to the authority. Family means his or spouse or his minor dependent children. इनका ये मतलब है कहने का, यदि आवंटी या उनके परिवार का कोई सदस्य, यदि आवंटी या उनके परिवार का कोई सदस्य यमुना प्राधिकरण का फ्लैट का प्लॉट का कभी भी एलओटी रहा हो, यहां कंफ्यूजन होता है लोगों को, बहुत सारे कॉल इसी तरीके के आते हैं कि जहां पर एलओटी रहा हो, बहुत लोगों ने रीसेल में भी खरीदे हैं, जहां एलओटी रहा हो वहां वो या उसके परिवार का सदस्य का मतलब ब्लड का रिलेशन होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ का कभी कोई एलओटी रहा है तो उन दोनों में नहीं भर सकते हैं, बट उनके 18 साल के बच्चे भर सकते हैं, माइनर चिल्ड्रन नहीं भर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए, अगर हस्बैंड वाइफ में किसी के नाम कोई फ्लैट अलॉट हुआ है पास्ट में, तो वो इस स्कीम में अप्लाई ना करें, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपने बच्चों का जो 18 प्लस के बच्चे हैं उनके फॉर्म को आप फिल करें, उनके नाम पे फॉर्म फिल करें और अलॉटमेंट में उनको लेके आएं। तो ये क्लोज जिन्होंने रीसेल में लिया है उनके लिए कोई बाउंडेशन या कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। इस पॉइंट से आपको हमेशा क्लियर रहना है। ये कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों के, 8-8 10-10 प्लॉट यहाँ पर हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भरें या ना भरें, हमारे पास तो प्लॉट है। तो अगर आपने प्लॉट रीसेल में लिया है तो आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप भर सकते हैं। ये आप ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहीं कोई रीसेल की क्लॉज इसके अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी कोई गांठ फंसेगी तो उस विज्ञप्ति के बिहाफ पे वो गांठ को सोल्व किया जाएगा या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये भी पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण की जो अवधि है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। द एलओटी लीज विल हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन एज पर ईडा बिल्डिंग रेगुलाइजेशन एंड ऑब्टेन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट from the authority within 3 years from the date of execution of lease deed. In case the lease does not construct by the building within prescribed time period, the extension of time can be guaranteed on payment of extension charge as the following rates. आवंटन को पट्टा निष्पादन की तिथि में 3 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर ऑक्यूपेंसी प्रमाण पत्र लेना होता है। मतलब आपका जब प्लॉट की लीज डीड हो जाएगी तो आपको 3 साल के अंदर आपको उस पर निर्माण कार्य करना होगा। 3 साल लास्ट है आपके पास। अगर आप 3 साल में नहीं करते हैं तो जो पहला वर्ष है उसमें कुल प्रीमियम का 4% पेनल्टी लगता है, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%, 3 वर्ष के बाद भी प्रति वर्ष 4% सेक्टर दर के अनुसार, जो उस समय प्रभावी सेक्टर का रेट होगा उसके हिसाब से 4% लगता है। तो मतलब अगर आप 3 साल के अंदर नहीं बनाते हैं तो पहली वर्ष 4%, फिर 5%, फिर 6%, और फिर चौथी साल भी नहीं बनाते हैं तो 4 सेक्टर जो वहाँ का सेक्टर दर होगा उसका 4% लगेगा। अभी तो लगेगा प्रीमियम का, अलॉटमेंट मनी का, या जो तुमने जमा किया है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्टर दर पे। तो बनाने की श्रेणी से भी आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी टू अप्लाई जनरल कैटेगरी, द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी टू कॉन्ट्रैक्ट एनी हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ स्कीम इफ द लेटर फाउंड द एप्लीकेंट वाज बिलो 18 ऑफ एज ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन हैज अलॉटमेंट विद बी कैंसिल। अगर आपकी आयु 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा है तभी आप इसमें फॉर्म फिल करें। अगर 18 साल से कम है तो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया नॉन रेजिडेंशियल इंडिया हु आर नाइदर टू एनी वे प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय यूपी गवर्नमेंट अंडर स्पेसिफिक रूल टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी इन यूपी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यदि भारतीय नागरिक या भारत के बाहर का, यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं वो नहीं भर सकते हैं। जो अयोग्य मतलब अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं
बाकी आप अगर भारतीय नागरिक हैं या आप NRI भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। एलिजिबल पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 प्लॉट अंडर द स्कीम। जो पर्सन अपने नाम से फॉर्म डाल रहा है वो एक ही फॉर्म डाले, एक से अलावा 2, 3, 4, 5 ऐसे फॉर्म अपने नाम से ना डाले, वो फॉर्म सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, एक ही कंसीडर किया जाएगा। और हो सकता है आपकी वो जो आप रजिस्ट्रेशन मनी आप डाल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन मनी भी आपकी संशय में आ जाए, वो आपकी फंस जाए, इसलिए आप एक नाम पे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डालें। नेक्स्ट, एप्लीकेंट कैन अप्लाई द जॉइंट नेम, को एप्लीकेंट ओनली इफ इमीडिएट फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ विद प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन। अगर आप उसमें कोई को एप्लीकेंट डालना चाहते हैं तो आप उसमें को एप्लीकेंट डाल सकते हैं, बट मेरी पर्सनल राय ये है आप कभी भी किसी को को एप्लीकेंट ना डालें। रीजन बीइंग कि भविष्य में सपोज करो आप अपने बेटे का नाम डाल देते हो या आप अपनी बेटी का नाम डाल देते हो तो आप उनकी एलिजिबिलिटी भी भविष्य की खत्म कर रहे हैं, इसलिए आप केवल सिंगल नाम पे फॉर्म भरें। अगर आप वाइफ को एप्लीकेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि भर आप दो में एक ही सकता है, तो इसीलिए आप अपनी वाइफ और अपने अलावा किसी और का को एप्लीकेंट ना डालें। अगर आप डाल देंगे प्लॉट एक निकल आएगा, आपका भी नाम होगा, उनका भी होगा, भविष्य में उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, को एप्लीकेंट नहीं डालना है। को एप्लीकेंट डालना है तो केवल वाइफ का, वाइफ भर रही है तो हस्बैंड का, अदरवाइज अपने सन या डॉटर या किसी और फैमिली मेंबर का आपको इसमें को एप्लीकेंट नहीं डालना है। अब नेक्स्ट है इसका, यदि पति पत्नी दोनों भूखंड के आवंटी होते हैं, मतलब आपको 2 भूखंड आपने अलग अलग भर दिए और आप आवंटी हो गए, तो पहले तो वो रिजेक्शन में फंस जाएगा। बाय द वे, अगर स्कूटनी में नहीं आता है और आपके दोनों के भूखंड निकल जाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर एक भूखंड को रिजेक्शन करके वापसी देना पड़ेगा। ऐसी क्लॉज प्राधिकरण की है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों की पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर प्रेस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट्स। आवेदक सह आवेदक को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए और योजना की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मतलब वही मैंने आपको एक बात बोली कि आप 18 या 18 से प्लस के होने चाहिए जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। केवल वे औद्योगिक प्रतिष्ठान या अनुदान निर्देश प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जिसकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत हो गई वे पात्र होंगे, अदरवाइज आवश्यक भूखंड फ्लैट आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर आपकी भूमि गई है फार्मर कैटेगरी में या आप वहाँ के इंडस्ट्रिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री लगा ली है, वो आवंटी वहाँ पर एप्लीकेशन में उस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आप कोई ठोस प्रूफ नहीं देते हैं कि नहीं जी आपके पास इंडस्ट्री भी नहीं है, आपके पास फार्मर कोटा भी नहीं है, फिर भी आप उसमें भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और हो सकता है आपको जनरल कैटेगरी में भी ना डाला जाए फिर। इसलिए आपको फॉर्म को सोच समझ के भरना है। बड़ा ही मतलब फॉर्म भरने का एक तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको एक एक पॉइंट का ध्यान देना है। अब बात करते हैं जो वास्तविक औद्योगिक इकाइयां उनकी पात्रता क्या है। वास्तविक औद्योगिक इकाई निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगे। इकाई को 1/4/2025 या उससे पहले यमुना प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भूखंड आवंटित किया गया हो और वैदिक प्रक्रिया के भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया हो। मतलब 1/4/2025 से पहले अलॉटमेंट हो और अलॉटमेंट के तुरंत उनको 2 साल 5 साल पहले अलॉटमेंट हो, लेकिन उनका मौके पे भी कब्जा प्राप्त हो, इंडस्ट्री फंक्शनल हो, उनको पात्र माना जाएगा। अब मानो किसी का और 15 दिन बाद कोई अलॉटमेंट आ जाता है और वो भी भर देता है, इस डेट से पहले के लोग पात्र हैं, इस डेट के बाद के लोग कोई पात्र नहीं होंगे। इकाई को ईडा से कार्यशील प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब इकाई को कार्यशील मतलब जो हम बोलते हैं फंक्शनल सर्टिफिकेट, वो आपके पास प्रमाण पत्र उस इंडस्ट्री का होना चाहिए, तभी आपको वो 5% कोटा मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और वही अलॉटमेंट ये आपका एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम पे वो आपको पत्र उसमें संलग्न करना है, मतलब उसके साथ अटैच करना है, अटैच करके आपको वो फॉर्म के साथ देना है यमुना प्राधिकरण को। फिर वो अपने डाटाबेस में चेक करेंगे, हाँ इनके नाम पे इंडस्ट्री अलॉट है, तो वो फिर आपको 5% कैटेगरी के अंदर देंगे। तीसरा पॉइंट है, इकाई ने प्राधिकरण के समस्त बकाया भुगतान प्रीमियम, किराया, ब्याज आदि योजना की अंतिम तिथि तक चुका दिया है। मतलब कहने का यह है कि उस इंडस्ट्री का जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं
उस इंडस्ट्री का आपको पूरा बकाया, प्रीमियम, ब्याज, ऑल इंक्लूसिव सब जमा होना चाहिए, कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए इस डेट से पहले पहले, तभी आपको उस 5% कोटे के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आवेदन प्रबंधन निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ट्रस्टी कार्यकारी सदस्य के माध्यम से किया जा रहा है तो उनका नाम ईडा में अभिलेख में योजना समाप्ति तिथि से पहले दर्ज होना चाहिए। वह औद्योगिक इकाई पात्र नहीं होंगी यदि उसने भूखंड ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किया हो और पिछले मालिक को पहले ही आवासीय भूखंड मिल चुका हो। अगर आपने कोई इंडस्ट्री किसी से रीसेल में खरीदी है और उस पिछले मालिक को पहले भी कोई भूखंड अलॉटमेंट हो चुका है तो उस केस में भी स्क्रूटनी में आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको पूरा वेरीफाई करना है कि आपने जो इंडस्ट्री ली है वो रीसेल में ली है, बट उस मालिक के नाम पर कोई भी आवेदन पहले अलॉटमेंट रेजिडेंशियल का नहीं हुआ है, तभी आपको लाभ मिलेगा। केवल एक ही भूखंड आवंटन के लिए पात्रता होगी, चाहे इकाई के पास कितने भी प्रांगण हो। अगर आप मानो एक कंपनी के नाम पर 4 प्लॉट है तो उस कंपनी के नाम पर एक ही रेजिडेंशियल में आप कोटे में जा सकते हैं, मतलब एक ही बार आपको अलॉट होगा। जब तक अलॉट नहीं हो जाएगा जब तक आप भर सकते हैं, लेकिन आपको एक कंपनी के नाम पे अगर 5 इंडस्ट्री भी हैं फिर भी आप कंपनी का लाभ ले रहे हैं, आपको डिफरेंट फैक्ट्रियों मतलब यूनिट्स का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सब डिफरेंट नाम पे भरते हैं ताकि भविष्य में उनको इस तरह का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, धार्मिक संस्थानों के और उनके सदस्य ट्रस्टी पात्र नहीं होंगे। मतलब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट बना के या कोई ऐसी इस तरीके से प्लॉट को अलॉट करा लेते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए ये पात्रता नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी रेट दर जो होता है वो बहुत ही नॉमिनल सा दर होता है ट्रस्ट के नाम पे जो प्लॉट अलॉट होते हैं। इसलिए रेजिडेंशियल का लाभ उनको नहीं मिलेगा, इस कोटे का लाभ उनको नहीं मिलेगा। कंपनी को आवेदन पत्र पर अधिकारित हस्ताक्षर के नाम से के साथ अधिकृत प्रस्ताव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो कंपनी का आप वो दे रहे हैं उसका बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अब ये हमने सभी सफल आवंटी को भूखंड का 5 वर्ष का स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं होगी। इस श्रेणी में केवल वह कंपनी आवेदन कर सकती है जिसने यमुना प्राधिकरण द्वारा भूखंड आवंटित किया गया हो। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब हम वे किसान जिनकी भूमि अधिकृत खरीदी गई है ईडा या जेवर एयरपोर्ट हेतु, अब इस पे भी हम एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। केवल वही किसान पात्र होंगे जिनकी भूमि बिना किसी विवाद या अतिक्रमण के यमुना प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट के लिए योजना की अंतिम तिथि से पहले अधिकृत खरीदी गई है। उसको 100 रुपए का स्टाम्प अंडरटेकिंग देना है। 100 रुपए का स्टाम्प अंडरटेकिंग, उस पर वो ब्यौरा डालना पड़ता है जिसका फॉर्मेट इस विज्ञप्ति के बाद में ऐड ऑन है। जो भी हमारे किसान भाई इसमें फॉर्म फिल करेंगे वो अपना शपथ पत्र बनवाने के लिए आप किसी भी रीड राइटर से बनवा लें या अथॉरिटी के नीचे बनवा लें, या आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपके शपथ पत्र बनवा देगी, आपका फॉर्म भी फिल करा देगी। यदि किसान की मृत्यु हो गई है तो सभी वैदिक उत्तराधिकारी एक उत्तराधिकारी के पक्ष में सहमति देंगे तथा मृतक प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल एक भूखंड ही आवंटित किया जाएगा। साथियों, ये पॉइंट है, सपोज दैट जिस किसान के नाम पे वो जमीन का एक्विजिशन हुआ था उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी मृत्यु के तत्पश्चात जितने भी परिवार के सदस्य हैं 4, 2, 6, वो किसी एक परिवार में से किसी एक सदस्य को चुनेंगे और उसके फेवर में एफिडेविट देंगे। उसके बाद वो जो जिनके फेवर में एफिडेविट देंगे वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सोचें कि आप परिवार में 4 सदस्य हैं, सबको कोटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी एक परिवार के सदस्य को एफिडेविट दें, वो सारे एफिडेविट्स प्लस जिनके आपने फेवर में दिए हैं उनका भी एफिडेविट, वो सब आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जहां आप ये सब चीज देख सकते हैं। संयुक्त खातेदारों मतलब जॉइंट खातेदार में से एक को लॉटरी द्वारा चयनित किया जाएगा। सफल आवंटी को भूखंड 5 वर्षों तक स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी, मतलब बेचने की अनुमति नहीं है। किसान कोटे के अंदर ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो आप 5 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको, ऐसा क्लॉज प्राधिकरण का है। किसान के अधिकृत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया होना चाहिए, इसके लिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग देना है।
जो जमीन आपने दी थी, आपने पैसा तो उसका ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपने वो जमीन छोड़ी ना हो। उसके लिए आपको 100 रुपए का अंडरटेकिंग भी आपको देना है यमुना प्राधिकरण को कि जी हमने जमीन से आपसे मुआवजा लिया था, वो जमीन हम आपको हैंडओवर कर चुके हैं, हमारे कोई कब्जा नहीं है, ये लो हमारा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। पूरा मुआवजा बिना किसी मुकदमेबाजी से प्राप्त किया हो और आवेदन के साथ प्रमाण पत्र करें। फॉर्म 11 या अधिकृत प्रतिलिपि, मतलब आपने जो मुआवजा लिया है उसमें कभी आपने अथॉरिटी को परेशान नहीं किया, आपने कोई लीगल एक्टिविटीज नहीं करी, आप कभी कोर्ट नहीं गए, इस तरह के कभी भी कोई आपके साथ या प्राधिकरण के साथ कोई विवाद नहीं रहा। तो यहां तक फॉर्म 11 है, ये फॉर्म 11 में इस तरह की क्लोज है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान और सभी खातेदारक यह शपथ पत्र देंगे कि वे भविष्य में मुआवजा बढ़ोतरी हेतु कोई मुकदमा नहीं करेंगे। मतलब जो मुआवजे की बढ़ोतरी है उसके लिए वो कभी भविष्य में कोई मुकदमा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटाई जाएगी। अगर कोई भी आवेदन आपका गलत पाया गया या कोई साक्ष्य जो आप दे रहे हैं वो गलत पाए गए तो वो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, बिना ब्याज लौटाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आवेदन की संख्या आरक्षित भूखंडों से कम हो तो शेष भूखंड सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। सपोज करो किसान कोटे में 40 प्लॉट हैं, लेकिन अब जो आवेदन आ रहे हैं वो 20 ही आ रहे हैं, तो उसके 20 प्लॉट जो बचे हुए होंगे उनको जनरल कैटेगरी में मतलब भेज दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी की मात्रा बढ़ जाएगी उस केस में। आवेदन की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जा सकता है, www.yamunaexpresswayauthority.com, उसके बाद पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें सावधान रहना है। बहुत सारे ऐसे पिछले 4 से 5 साल में केस स्टडी मैंने रीड आउट किए हैं कि स्कीम के दौरान कुछ लोग फ्रॉड करने वाले एक्टिव हो जाते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के मैचिंग का यूआरएल तैयार कर देते हैं। यूआरएल होने के बाद, तैयार होने के बाद लोग, सिमिलर यूआरएल होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां अप्लाई करें। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां से आपको फॉर्म फिल करना है। इसीलिए आप कोई गलती ना करें। बहुत लोग हैं 1-1, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट के 5-5 लाख रुपए जमा कर देते हैं और उसके बाद वो आके यहाँ ढूंढते हैं कि फॉर्म हमारा, तो उनको फॉर्म नहीं मिलता है। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदन पत्र 600 रुपए का होगा जो कि यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट से ही प्राप्त होगा, मतलब 590 रुपए का होगा। 500 प्लस हो सकता है 600 कर दिए हो इस बार, तो 590 रुपए का होता है। 600 रुपए राउंड फिगर में लिखा है। पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र, पंजीकरण राशि व सभी आवश्यक संलग्नों के साथ केवल ऑनलाइन माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद वहीं से फॉर्म फिल होगा, आपको कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना है। उसके बाद वो उसी वेबसाइट पर अपलोड करना है। यदि आवेदन पत्र पर अपूर्ण है, कोई कॉलम खाली छोड़ा गया है, फोटो चिपकाई नहीं गई है, पता अधूरा है, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है, यह गलत जानकारी दी गई तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। इसीलिए जो फॉर्म है उसको बड़ी सावधानी पूर्वक आपको भरना है, पूरा फॉर्म फिल करना है, डिटेल उसमें अपनी मेंशन करनी है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अपनी अकाउंट डिटेल लिखनी है जो फॉर रिफंड यूज होगी आपकी। तो ये सारी चीज आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद तब आप उस फॉर्म को अप डाउन मतलब अपलोड करें वापसी साइट पर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यह बैंकों की शर्त पर निर्भर करेगा। आवेदनकर्ता संबंधित बैंक से संपर्क है। पहले केवल आईसीआईसी बैंक इस स्कीम में अप्लाई के लिए लोन देता था, ईएमडी अमाउंट। अब उसके साथ एक और नया बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एड ऑन हो गया है। आप उसके या आईसीआईसी बैंक दोनों के माध्यम से ईएमडी अमाउंट का लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, जिन आवेदकों का पंजीकरण धनराशि बैंक द्वारा है उनको सफल होने पर आवंटन पत्र संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। असफल होने की स्थिति में राशि बैंक को वापस की जाएगी। सपोज करो आप बैंक से फाइनेंस लेते हैं, तो आपका अगर प्लॉट निकल आता है तो वो प्लॉट के जो पेपर हैं वो बैंक को जाएंगे।
वो पेपर बैंक को जाने के बाद आप बैंक से संपर्क करेंगे, बैंक का वो पैसा देंगे, तब एनओसी मिलेगी, तब आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो जो पैसा बैंक दे रहा है वो पैसा वापसी बैंक को चला जाएगा। अब आवेदन पत्र में जो चेंज आप कर सकते हैं, जो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उस फॉर्म में जो चेंज कर सकते हैं, मानो आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद केवल आप उसमें पता जो है, एड्रेस जो है आपका, उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसको भी मतलब जो एड्रेस बदलने के लिए प्राधिकरण को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना देनी होगी। सभी पत्राचार का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा। यदि पत्र देरी से प्राप्त होता है तो आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान तिथि वैध मानी नहीं जाएगी। इसीलिए जो आपका एड्रेस अगर चेंज हो रहा है उसको आप सूचित करेंगे, वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको प्राधिकरण को भेजने हैं। अब हम बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपका प्लॉट आप वापसी करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। यदि ड्रॉ से पहले आवेदन सरेंडर किया गया तो पूरी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। आप आज कंफ्यूज हैं, बट कंफ्यूजन में आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन आप उसके बाद उस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ डेट से पहले आवेदन दे दें, कम से कम 1 हफ्ते 2-3 दिन पहले, ड्रॉ के डेट से पहले। तो आपका आवेदन मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो एज इट इज पूरा वापिस आ जाएगा, ड्रॉ होने के बाद आएगा, बट बिना ब्याज के आएगा, मरेगा नहीं पर आपका पैसा। सेकंड पॉइंट, पात्रता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कोई वापसी स्वीकृति नहीं की जाएगी। अगर आप का प्लॉट ड्रॉ में आ गया है उसके बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, पैसे आपके जब भी वापसी आ रहे हैं। यदि आवेदन पत्र जारी होने से पहले आवेदन वापस लिया गया तो 10,000 रुपये कटौती के बाद शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। अगर सपोज करो आप अलॉटमेंट हो गया उसके बाद आप वापसी करना चाहते हैं, या आपका प्लॉट निकल गया उसके बाद, तो 10,000 रुपये आपके कट के बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। यदि आवंटन पत्र जारी होने के बाद लेकिन भुगतान की नियत तिथि से पहले सरेंडर किया तो 10% काट कर शेष राशि लौटा जाएगी। जब आप जमाई 10% कर रहे हैं तो पूरा फॉरफिट कर लिया जाएगा। यदि पट्टा निष्पादन से पहले सरेंडर किया गया तो नियत तिथि बीत चुकी हो तो पंजीकरण राशि के बराबर राशि काटी जाएगी, शेष लौटाई जाएगी, मतलब 10% अमाउंट काटा जाएगा, बाकी लौटाया जाएगा। यदि पट्टा निष्पादन से पहले सरेंडर किया, पट्टा निष्पादन के बाद सरेंडर करने पर कुल प्रीमियम का 30% काटा जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज के लौटाई जाएगी। ये तो वो कंडीशन है। इन कंडीशनों को तो आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि प्लॉट लेना मुश्किल हो रहा है, वापसी देने की तो बात ही नहीं हो रही। तो इसलिए फिर भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि भाई क्या क्या पॉइंट, क्या क्या क्लोज इसके अंदर हैं। सरेंडर हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से रसीद प्राप्त करके ही स्वीकार किया जाएगा। पोस्टल सर्टिफिकेट के आधार पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। सरेंडर आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं। मूल पंजीकरण फॉर्म की रसीद, जो पेमेंट आपने की है वो रिसिप्ट, मूल आवंटन पत्र जो अलॉटमेंट लेटर है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या रद्द चेक जिसमें वो पैसा वापस देना है। सरेंडर आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य है। ड्रॉ से पहले जिन आवेदकों ने आवेदन सरेंडर किया है उनकी राशि ड्रॉ के बाद वापस कर दी जाएगी, जैसा हम आपको बता रहे थे। इसके मुख्य पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। फिर भी कोई आपको त्रुटि हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्रॉपडार्ट आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपको थोड़ा बेसिक जानकारी और दे दूं, अभी तक 6000 फॉर्म की परचेजिंग हो चुकी है, जिसमें से 1500 लोगों ने पेमेंट भी डाल दी और बाकी 4500 लोगों का अभी फॉर्म फिल होके वापस आने हैं। हमेशा से ऐसा हुआ है, जब फॉर्म के 10 दिन बचते हैं जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। लेकिन जिन लोगों को भरना है, मैं बोलूं बाद में आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाता है, इसलिए आप फॉर्म की फिलिंग अभी से शुरू कर दें और उसको क्लोजिंग मोड तक आने का इंतजार ना करें। आप तुरंत ही इसकी फॉर्म फिल करना है। आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, हमारी डेडिकेटेड टीम से आप बात कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपको अगर ग्राउंड पे आके फॉर्म फिल करना है तो आप हमारे ऑफिस आए, फिजिकल ऑफिस आए, आप फिजिकल ऑफिस आके आप फॉर्म फिल करें। ऑफिस एड्रेस हमारा यमुना अथॉरिटी के साथ में ही है, एस आइकॉनिक होटल के साथ में। तो आप एस आइकॉनिक डालें या प्रॉपडार्ट डालें, आपको हमारा
जो गूगल मैप है वो आपको हमारे ऑफिस लेके आ जाएगा। आप सीधा आप ऑफिस आएँ, फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल के लिए आप हमारे टीम से ऑनलाइन सपोर्ट भी ले सकते हैं। हमारी ऑनलाइन टीम आपको पूरी सपोर्ट देगी, आपका फॉर्म फिल कराएगी और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम करेगी। पूरा फॉर्म फिल उनसे कराएं। उसके बाद जब आपको लगता है पेमेंट मोड का टाइम है तो आप एनी डेस्क के माध्यम से, टीम वीवर के माध्यम से रिमोट लेके भी पेमेंट अपनी कर सकते हैं। सपोज करो आपको बैंक से फिजिकल करना है तो आप एक आरटीजीएस का चालान जारी करा लें और जाके बैंक से अपना पेमेंट कर दें। तो हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, हमेशा रहेंगे, आपकी हमेशा हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो RPS 09 से रिलेटेड और हमारे पास जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको बताएंगे और फॉर्म फिलिंग के लिए भी प्रॉपर हम एक वीडियो आपको दे देंगे। आपको हमने विज्ञप्ति के माध्यम से जो बेसिक डीपली जानकारी थी वो हमने आपको सारी दे दी है। मैं फिर 3 बात मुख्य बताऊंगा। आप 21 तारीख से लेके 21/4 से आपने फॉर्म फिल करना शुरू किया, 21/5 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11/7 को आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीजों के हिसाब से आपको चलना है। जो पैसा आप लगाओगे वो 3 महीने 3.5 महीने के लिए आपका लगा रहेगा, तो इसलिए आप 3 महीने के हिसाब से उस पैसे को लगाओ। बैंक से आपकी जो बैंक की क्लोज बैंक की जो फॉर्मेलिटीज आएंगी उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अभी अपनी इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जैसा कि आपको पता है प्रोपडार्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज, न्यू नोएडा, ये तीनों अभी एग्रीकल्चर एक्विजिशन के पार्ट हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एक्वायर है और भविष्य में एक्वायर होगा। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी डेवलप्ड शहर है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट हम आपकी फुलफिल करेंगे। आप हमारी टीम से संपर्क करो, हमारी टीम 100% सपोर्टिव है और बड़ी प्रोफेशनल है, आपकी पूरी हेल्प करेगी। अभी करते हैं हम अपनी इस वीडियो को समाप्त। मिलेंगे कल हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।